बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ही, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ही शासक उसे बनाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। जात पात जो लेके चलेगा साथ नहीं ले जाएगी। जात है आतंकवाद भैया घर घर अब समझाएगी। जात पात जो लेके चलेगा साथ नहीं ले जाएगी। जात है आतंकवाद भैया घर घर अब समझाएगी। जहाँ पे अत्याचार दिखेगा बड़ी सभा करवाएगी। कानूनों की बात करेगी, रक्षा करना सिखलाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी सभी को न्याय दिलवाएगी। दंगों को भी खत्म करेगी, समता सबको सिखलाएगी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी सभी को न्याय दिलवाएगी। दंगों को भी खत्म करेगी, समता सबको सिखलाएगी। संख्या और हिस्सेदारी का सूत्र भी बतलाएगी। जिसका जितना हिस्सा होगा उतना ही दिलवाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। इंटरव्यू दुश्मन बहुजन का उसे खत्म करवाएगी। जातिगत अब नाम न होंगे ऐसा कानून लाएगी। इंटरव्यू दुश्मन बहुजन का उसे खत्म करवाएगी। जातिगत अब नाम न होंगे ऐसा कानून लाएगी। अंधविश्वास भी क्राइम होगा, कानूनन हटवाएगी। शांति और विकास का रास्ता बीजेपी दिखलाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। बैलेट से चुनाव हो, जज का इम्तिहान कराएगी। घर घर जाकर संविधान को उनको अब रटवाएगी। बैलेट से चुनाव हो, जज का इम्तिहान कराएगी। घर घर जाकर संविधान को अब उनको रटवाएगी। महिलाओं के हिस्से को भी अब उन्हें दिलवाएगी। निजी क्षेत्र में हिस्सा जो देकर माफ करवाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। बहुजन अब जाग चुका है, चाल नहीं चल पाएगी। पार्टी बनाने की मुझे क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके विषय में बताने के लिए मैं सभी हमारे यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं, इसको बताने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। साथियों, आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए आज
73वां साल चल रहा है और इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी जो सोच थी, सब उन्होंने जिस भारत के निर्माण का सपना देखा था, वो मैं समझता हूं कि आप सभी लोग संविधान को पढ़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो। मैं समझता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद जितने भी राजनीतिक दल भारत में अपना एजेंडा लेकर आए, उन्होंने सरकारें भी बनाई, सरकारें भी चलाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो सपना था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित एक समता मूलक समाज की स्थापना करना, यह बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सपना था। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल बने, उन्होंने राष्ट्र की उन्नति की ओर कम ध्यान दिया। उन्होंने शासन सत्ता जो हासिल की, वो आपस में सांप्रदायिक दंगा फैलाकर, जातिवाद को लेकर इस देश में उन्होंने शासन सत्ता हासिल की। हमारी पार्टी का जो मेन मोटो है, हम चाहते हैं कि आई वांट ए लॉ एंटी कास्ट सिस्टम। मैं देश के अंदर, हमारी पार्टी देश के अंदर कास्ट के खिलाफ कानून चाहती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि सपोज कर लीजिए, आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लें और जिस रोड से आप गुजर रहे होंगे, अगर उस रोड ऊंचा नीचा है, ऊबड़ खाबड़ है, तो मैं समझता हूं आपकी महंगी से महंगी कार उस रोड पे स्पीड नहीं पकड़ सकती। दूसरा साथियों मैं बताना चाहता हूं, एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, कि हम लोग जब खेती करते हैं, खेत की जुताई करते हैं और जुताई के बाद में जब बीज उसमें बोते हैं तो उसको समतल करते हैं, बराबर करते हैं। अगर खेत को बराबर न किया जाए तो स्वाभाविक रूप से जो बीज खेत के अंदर पड़ेंगे, वो कोई 2 फीट गड्ढे के अंदर पड़ जाएगा, कोई 2 फीट गड्ढे के ऊपर पड़ जाएगा। और जब बीज अंकुरित होगा तो लंबाई तो दोनों की बराबर बढ़ेगी, लेकिन जो 2 फीट गड्ढे के नीचे पहले से ही बीज पड़ा हुआ है और 2 फीट गड्ढे के ऊपर जो बीज पड़ा है, अगर मान लीजिए सपोज के लिए 1 इंच उसकी लंबाई बढ़ी तो 1 इंच उसकी भी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन वो उसके बराबर नहीं आ सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र की उन्नति की ओर अगर आपको ले जाना है तो सबसे पहले इस देश में ऊंच नीच जात पात का जो भेदभाव देश के अंदर बड़ी भारी खाई पड़ी है, तो इसको यहाँ की सरकारों को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया। हमारी पार्टी इस देश में जाति के खिलाफ कानून लाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। अगर हम रूलिंग में आते हैं, अगर हम शासन सत्ता में आते हैं, तो जाति के खिलाफ कानून बनाएंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी के सामने प्रकट होते हैं और एक आदेश कर देते हैं कि कल से 5000, वो 500 और 1000 का नोट बंद किया जाता है। पूरे देश की जनता ने उनकी बात को माना। दूसरे दिन से वो जो 1000 और 500 के नोट थे वो कागज के टुकड़े हो गए। मैं समझता हूं कि वास्तव में अगर तुम राष्ट्र की उन्नति की ओर, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हो, तो एक दिन टीवी पे खड़े होकर ये कानून ले आइए, ये निर्देश जारी कर दीजिए कि आज 12 बजे के बाद कास्ट पूछने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी,
कास्ट बताने वाले के भी खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो लोग अपने सरकारी दफ्तरों में अपनी नेम प्लेट पे जाति उपजाति का नाम लिखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं कि हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया होने में फिर देर नहीं लगेगी। दूसरा, हमारी पार्टी का एक और एजेंडा है। मैं चाहता हूं इस देश के अंदर आप भारत को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, ये विदेशों की नीति लाके हमारे देश में लागू करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो वहाँ की उन कंट्रियों की जो नीतियां हैं जिससे वहाँ का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, उन कंट्री को हमारे देश के अंदर लागू नहीं किया जाता है। सपोज कर लीजिए कि आज किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, और उसी व्यक्ति को फिर 4 जिले दे दिए जाए कि तुम्हें 4 जिलों की जनता को संभालना है, तो जो व्यक्ति एक जिले को अच्छी तरीके से संभाल सकता है, मैं समझता हूं कि 4 जनपदों को संभालने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो जब विदेशी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आप लाना चाहते हो, आपको मैं बता दूं, जो कुछ हमारे प्रिंट मीडिया के लोग अगर बैठे हो तो नोट भी कर लें, आबादी के हिसाब से हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी संख्या अन्य कंट्रियों की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे आप सपोज कर लीजिए इंग्लैंड में 5 करोड़ की आबादी और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1414 है। इसी तरह से रूस में 14.5 करोड़ की आबादी है और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है 620। जापान में आप देख लीजिए 13 करोड़ की आबादी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है 925। जर्मनी में आप देख लीजिए वहां की पॉपुलेशन 8 करोड़ है और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 709 है। तमाम आंकड़े हैं अदर कंट्री के। चीन जो है वो लगभग इंडिया की पॉपुलेशन के समथिंग बराबर इक्वल है, नियर अबाउट इक्वल है, और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या जो है वो 2980 है। आप जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन मैं समझता हूं इस समय नियर अबाउट 140 समथिंग हो गई होगी। तो मेरी पार्टी का मांग करती है और हम इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे, और मुझे अगर मौका मिला सरकार बनाने का तो कम से कम इस देश के अंदर 3000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या हम कर देंगे ताकि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले, और जिस डेलीगेट्स का जो एरिया कम होगा तो वहां पे बहुत उसको दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, वहां पे उसको समय कम देना पड़ेगा और ज्यादा विकास होगा। ये हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो 17 पॉइंट्स का है। वो 17 पॉइंट्सों पे अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफी लंबा समय लग जाएगा। हमारे साथ में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई किशन स्वरूप साहब बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई सुंदरपाल साहब बैठे हैं, और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से एक और अनुरोध करूंगा कि 26 तारीख को हमारी पार्टी की लॉन्चिंग है। तो 26 तारीख को लॉन्चिंग वाले दिन आप सादर आमंत्रित हैं, 26 नवंबर को। और अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो जिस तरीके से अभी आपने अन्य देशों के डाटे बताए हैं उस हिसाब से भारत के अंदर जो है 12 से 14 लाख पे एक जो है पार्लियामेंट मेंबर होना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने वो सवाल नहीं उठाया। क्या ये पार्टी उस काम के लिए अंजाम देगी? बिल्कुल देगी। हमारा मैं घोषणा पत्र में ये पॉइंट है जी। हम इसके लिए ये ऐसा है कि हमने ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मैं सामाजिक काम हमारी पार्टी उसी एजेंडे पे 2 साल पहले से ही कर रही है। हम इसके लिए संघर्ष भी करेंगे और अगर मौका देश की जनता देती है तो इसके लिए कानून भी लाएंगे। राकेश जी, पार्टी बनने से या संगठन बनने से पहले जो आप बात बोल रहे हैं वही बातें बोली जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद में वो सारे जो एजेंडे हैं वो धरी शाही रह जाते हैं। देखिए ऐसा है ना कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है,
व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है और लोकतांत्रिक पार्टी चूँकि हमारे यहाँ किसी की एक व्यक्ति, जैसे आज मैं प्रेसिडेंट हूँ और 3 साल के बाद 2 साल के बाद हमारी पार्टी में नया प्रेसिडेंट बनेगा। हमारी पार्टी व्यक्ति से नहीं चलेगी, लोकतंत्र से चलेगी, अपने संविधान से चलेगी और हम लोग संविधान से भटकने वाले नहीं है। क्योंकि अगर आप बताइए सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से अभी तक 3000 पार्टियां कम से कम रजिस्टर्ड हैं निर्वाचन आयोग में और एक पार्टी आज फिर नई लॉन्च हो रही है, तो क्या इस पार्टी पे भी ये भरोसा किया जा सकता है कि ये देश के हित के लिए काम करेगी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अभी हमारी पार्टी को बने मात्र 2 महीना हुआ है, 2 महीना भी समथिंग नहीं हुआ होगा, 2 महीना लगभग हो गया। 2 महीना के अंदर लगातार, क्योंकि अन्य प्रदेशों के भी लोग चाह रहे थे कि इस तरह का मैनिफेस्टो बना के कोई नई पार्टी देश के अंदर लॉन्चिंग हो, तो 2 महीना के अंदर मैंने 11 राज्यों का दौरा किया और 11 राज्यों के अंदर जाके अपनी पार्टी का मैंने मैनिफेस्टो बताया, उनको बताया पार्टी के विषय में। तो 11 राज्यों में हमारा स्टेट लेवल का संगठन खड़ा हो गया। अभी मैं असम के दौरे पे गया था और असम में भी हमको, क्योंकि वहाँ 2021 का चुनाव होने वाला, 21 में थोड़े दिन रह गए वहाँ पे चुनाव होने में, वहाँ पे मुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है कि मैं 2021 का चुनाव 126 सीटों पे लड़ाने के लिए हमारी पार्टी वहाँ पे तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। राकेश जी, देखा गया है कि जब 2014 से लेकर अब तक बाबा साहब को टोकरे में रख के हर एक कोई बेचने का काम कर रहा है और यहाँ तक कह दिया कि बाबा साहब को इन्होंने बेच दिया, देश बेच किया और सभी जो इनडायरेक्ट में उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए 2 चीजें हैं, आपका प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है। 2 चीजें हैं, मैं हमेशा जिस मंच पे जाता हूं, जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं, बौद्धिस्ट की बात करते हैं, मैं उनको अपने शब्दों में जो है जवाब देता हूं, तीखा जवाब देता हूं। अभी मैं महाराष्ट्र भी गया था, मैंने वहां भी बोला था। देखिए 2 चीजें हैं, अम्बेडकर बात और अम्बेडकरवादी ये होना एक अलग की चीज है और वास्तव में अम्बेडकरवादी, जैसे अभी हम गए थे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आपने बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किया, तो मैंने उनसे कहा आप एक चीज बताइए कि बौद्ध धर्म का जो पंचशील का पाठ है वो किसी भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक आभूषण है और जिस व्यक्ति के अंदर अगर पंचशील का पाठ नहीं होगा वो फिर इंसान की श्रेणी में नहीं आता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लें। हम ऐसे फर्जी अम्बेडकरवादियों से भी सख्त नफरत करते हैं कि जो लोग बाबा साहब के, उन्होंने जो मेरे लिए किया है, अब उसका बदला 2 फूल चढ़ा के, उनकी स्टेचू लगा के, 14 अप्रैल को उनके माल्यार्पण करके, उनके पर थोड़ा बहुत मिष्ठान चढ़ा के उनका कर्ज का बदला चुकाना चाहते हैं। मैं इस पर भी विश्वास नहीं करता। आपकी पार्टी की जो आपने मैनिफेस्टो बताया उसमें जो चीज़ें बताई और मेन एजेंडा जो बताया उसको आप धरातल पर लाने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है, उसका एक रूट प्लान आप बता दें तो। देखिए जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, अभी तो हम संगठनात्मक ढांचा पूरे देश के अंदर खड़ा कर रहे हैं और अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है अपने मेंबर्स और अपने जो हमारे डेलीगेट्स मेंबर्स हैं उन तक अपनी पार्टी का एजेंडा पहुंचा रहे हैं। अब धरातल पे लाने के लिए जब ग्रास रूट तक हमारे मेंबर से पहुंच जाएंगे तो और आम जनमानस के दिमाग में हमारी पार्टी का एजेंडा आ जाएगा तो निश्चित तौर पे धरातल पे आएगा। बहुत सी पार्टियां लॉन्च हुई, अभी जिस तरह का अपना एजेंडा बताया, लेकिन जो पार्टियां हैं और भी हैं और बाबा साहब के नाम पर काफ़ी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन सबसे अलग जो चीज़ है जो अपने आप में आप देखते हैं कि हमारी पार्टी का ये एजेंडा है और हम सबसे अलग अपने आप को मानते हैं, उसको जो वोटर है, सबसे बड़ी बात है कि पार्टियां चलती वोटर से हैं। वोटर तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरह की मतलब जीतोड़ मेहनत करेंगे या जीतोड़ मतलब कैसे उसे अपनी तरफ खींचेंगे? ये भाई इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है और हम इससे भी कम विश्वास करके ये तो एक हमारा संदेश पहुंचाने का माध्यम है, ठीक है, लेकिन हम रात दिन मेहनत करके, मैंने बताया ना कि अभी 2 महीना हुए हैं मुझे पार्टी को सर्टिफिकेट मिले और 2 महीने के अंदर मैंने 11 राज्यों में अपना संगठन खड़ा कर दिया है। तो हमारा ये जो मैनिफेस्टो है इसको हमारे वर्कर, जो हमारे ग्रास रूट पे ग्रामीण अंचलों में वर्कर्स होंगे, वो आम वोटर तक हमारा मैनिफेस्टो पहुंचाने का काम करेंगे। किशन स्वरूप जी, आपको पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। किसी संगठन को, किसी पार्टी को चलाने के लिए उसके लिए कोष की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तो आप ये कोष कहां से इकट्ठा करेंगे? देखो, जो कोष की जो आवश्यकता होती है ये सब जनता जनार्दन के ऊपर ही है।
हम 1-1 रुपया मान्यवर साहब ने स्टार्ट किया था, 1-1 रुपया लिया था दुनिया से। हम भी कोशिश करेंगे उसी आधार पर, हम भी 1-1 रुपया मांगेंगे लोगों से। नहीं ये सर जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं वो राजनीति देश में बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं, तो आप कौन से समाज में अपना जनाधार देखते हैं? अगर मेन स्ट्रीम की आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं तो आपका जनाधार क्या होगा? देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, मैंने पहले ही बताया कि मेरे मैनिफेस्टो में जाति विहीन समाज की स्थापना करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो समाज की तो आप बात, मेरे लिए जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत मानवता होगी, जो संविधानवादी होगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानता होगा, वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, वो हमारी पार्टी का मेंबर बन सकता है, हमारी पार्टी का डेलीगेट्स बन सकता है, हमारी पार्टी का पदाधिकारी बन सकता है। मैं समाज की बात ही नहीं करता हूँ। समाज तो मानव समाज की बात करिए, आप इंसानियत की बात करिए, मानवता की बात करिए। सर, जिस तरीके से बीजेपी मजबूत हो रही है और जो बहुजन पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगता है कि ये बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत करती हैं वोटों का बंटवारा करके, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी को जहां हम किसी पार्टी का नाम किसी पार्टी का नाम इसलिए नहीं लेंगे कि चलिए ठीक है, कोई कहीं क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन हमारी पार्टी अपने एजेंडे के ऊपर दृढ़ संकल्पित है, हम अपने एजेंडे के ऊपर काम करेंगे। क्या ये किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एजेंडा नहीं पूरा किया जा सकता? जैसे बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, या प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी, रामदास अठावले की पार्टी, अगर इस तरीके की राजनीति होती रहेगी तो वो जो वोट है वो तो कहीं ना कहीं बिखरेगा। देखिए, एक चीज बता दें, हमें आपने जिनका नाम लिया, हमें उनसे कोई परहेज नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में हमारे एजेंडे के हिसाब से अगर सभी लोग काम करेंगे तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। राकेश जी, क्या नहीं लगता है कि आपको इस समय जो समय चल रहा है कि जितनी नई पार्टियां बनेंगी वो जल्दी गड्ढा खोद रही है उसमें गिरने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गड्ढा क्यों खोद रही है? अब गड्ढा क्यों खोद रहे हैं आप ही बताइए। जो जितनी पार्टियां हैं उन पर भरोसा नहीं रहा, जो व्यक्ति आएगा वो नई पार्टी बनाएगा। देखिए, ऐसा है कि हमने बताया ना कि ये पार्टी जो है व्यक्ति ने नहीं बनाई है, इसके पीछे जो कभी बहुजन मूवमेंट, जो कभी इस देश में बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अन्य पार्टियों को जिन्होंने सपोर्ट किया, बैक से जिन्होंने सपोर्ट किया, उनका दिमाग और उनका सपोर्ट हमारे साथ में है। अब वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर कभी नया हो और बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जा सके। राकेश जी, कोई आपकी पार्टी में महिला सदस्य भी है? महिलाओं के बारे में आपने इसके लिए क्या अलग से सोचा? मेरी पार्टी के मैनिफेस्टो में आप जब 70 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो है, उसमें दिया हुआ है कि महिलाओं को हर जगह पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में। अब वो अभी अलग की बात है कि मैं यहाँ पे नहीं बोल पाया। सदस्य भी है आपकी महिला? जो एजेंडा है हमारे यहाँ एजेंडा, क्या आपकी पार्टी में अभी कोई महिला सदस्य है जी? क्या आपकी पार्टी में मौजूदा समय में महिला सदस्य है कोई? हमारे नेशनल कमेटी में भी महिला है। एक यहाँ बिजनौर की रीता हुइयार है, वो हमारी पार्टी की महिला सदस्य है, नेशनल कमेटी में है। असम में भी हमने एक महिला को नेशनल कमेटी में रखा है। और महिलाओं को तो हम प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि उनके ऊपर अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए भी हमारी पार्टी जो है हर जगह संघर्ष करने का काम करेगी। हम उनको हर जगह सुरक्षा देने का भी काम करेंगे। सर, धनबल की राजनीति आप मानते हैं कि अभी जो राजनीति हो रही है वर्तमान में, वो धनबल की राजनीति हो रही है? बिल्कुल आपकी बात सही है। धनबल, देखिए ऐसा ना कि मैंने कहा कि अभी तक जो राजनीति पूरे देश के अंदर हुई है वो जाति के नाम पर दंगा भड़काकर और धनबल और बाहुबल, एक चीज और भूल गए हैं, धनबल और बाहुबल दोनों के दम पर राजनीति हुई है। यही कारण है ये देश हमारा जो भारत देश है, कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये भारत देश जो है वो खंड खंड टुकड़ों में आज बटा हुआ है। तो इससे कैसे आप बाहुबल पे काम नहीं करेगी? नहीं, देखिए हमारी पार्टी आम जनता के हित में काम करेगी। हम आम जो वोटर्स है, हमारा वोटर्स है वही हमारा, चाहे आप धनबल कर लीजिए चाहे बाहुबल कर लीजिए, मैं वोटर से पास जाऊंगा, वही हमारे लिए सब कुछ है। और वोटर क्यों भरोसा करेगी आप पर? इसलिए भरोसा करेगी कि हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम सालों से इस पे काम करते चले आए। कहीं पे एट्रोसिटी हो तो हमारे संगठन के लोग वहां पहुंचते थे, पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से उनकी मदद करते थे।
और हमारा ये आज का संगठन नहीं है, ये आज का मैनिफेस्टो नहीं है, ये सालों से चलाया बैक से, सालों से हम लोग सामाजिक काम करते चले आए हैं। अब वो सामाजिक काम, चूंकि हम सामाजिक काम कर रहे थे दूसरी पार्टियों के लिए, हम चाह रहे थे कि वो उनको बैक से सपोर्ट करेंगे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन वो जब मिशन से भटकने लगी तो कोई न कोई तो सामने आएगा, कोई न कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा कि जो बाबा साहब सवाल है, आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र किया, जो बातें आप कर रहे हैं वही बसपा कर रही है, वही आजाद समाज पार्टी कर रही है, वही वामन मेश्राम जी की बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है, वही आप कर रहे हैं। बाबा साहब का पहला सिद्धांत संगठित रहो, आप सब लोग वहीं पर फेल हो, आप खुद संगठित नहीं हो, बाबा साहब के मैसेज को कैसे कन्वे करोगे? देखिए, ऐसा नहीं, मैंने बताया ना कि सभी लोग बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता कायम, इस देश के अंदर हमारा देश जो है जाति विहीन देश बने। हम किसी जात और धर्म को लेकर राजनीति नहीं करेंगे, न जात और धर्म को लेकर हम जो है। धन्यवाद सर, ठीक है सर। एक सवाल बताइए। आपने इतने सारे महापुरुष अपने बैनर में लगाए हुए, किस महापुरुष के आधार पर या उनकी नीतियों पे आप अपनी पार्टी को आगे लेके जाएंगे? देखिए, महापुरुष ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, महापुरुष रहे हैं। हमारे जो मेन आइकॉन है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनके सिद्धांतों पे लेके हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं, गणेश जी का फोटो